नमस्कार, मैं लक्ष्मी हूँ। आज आपको हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित भेड़े और भेड़िए कहानी सुनाऊंगी। उसके पहले मैं लेखक का परिचय देना चाहती हूँ। प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सन 1924 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश में संपन्न हुई थी। इसके बाद इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने वसुधा नामक एक लघु पत्रिका का प्रकाशन भी किया। परसाई जी ने समाज और राजनीति के ऊपर धारदार व्यंग्य का एक ऐसा सिलसिला आरंभ किया जो हिंदी साहित्य में उनसे पहले दुर्लभ था। स्वतंत्र लेखन करने के लिए इन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया था। सन 1995 में 70 साल की उम्र में परसाई जी की मृत्यु मध्य प्रदेश के जबलपुर में हो गई। परसाई जी की कुछ मशहूर रचनाएं इस प्रकार हैं। विकलांग, श्रद्धा का दौर, जो टायर है वह टायर रहेंगे, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार की ताबीज़ इत्यादि। परसाई जी की भाषा शैली कुछ इस प्रकार थी। परसाई जी की भाषा अत्यंत सरल होते हुए भी अपनी बात को अत्यंत तीखे अंदाज में कहने में समर्थ है। इसके लिए परसाई जी ने सूत्रात्मक वाक्यों का आश्रय लिया। इन्होंने अपने भाव को प्रकट करने के लिए अत्यंत सावधानी पूर्वक शब्दों का प्रयोग किया। इनकी शैली प्रतीकात्मक अर्थ प्रदान कर गागर में सागर भरने का काम करती रही। आइए मैं आपको कहानी के पात्रों से परिचय करवाऊं। भेड़े प्रतीक हैं भोली भाली आम जनता की। भेड़िए प्रतीक हैं शोषक वर्ग तथा स्वार्थ के लिए मिथ्या प्रचार करने वालों की। बूढ़ा सियार प्रतीक है समाज के स्वार्थी और अवसरवादी लोगों का, जो कि शोषक वर्ग की दया पर पलते हैं। पीला सियार प्रतीक है कवि और लेखक की। नीला सियार प्रतीक है पत्रकार की। हरा सियार प्रतीक है धर्मगुरु की। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक वन में पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था की आवश्यकता है, और एक मत से यह तय हो गया कि वह वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। पशु समाज में इस क्रांतिकारी परिवर्तन की कल्पना से हर्ष की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया, और वो आया। जिस वन प्रदेश का उल्लेख किया गया है वहाँ भेड़े बहुत नेक, ईमानदार, कोमल, विनयशील, दयालु और निर्दोष थी। वे घास तक को फूंक फूंक कर खाती थी। भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भी भय दूर हो जाएगा। हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जनहित में कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, न मारे, सब जिए और जीने दें। शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर समाज आधारित हो। इधर भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया। भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को ना मारे तो हम खाएंगे क्या? हमें घास चरना सीखना होगा। ज्यों-ज्यों चुनाव समीप आ रहा था, भेड़ों का उत्साह बढ़ता जा रहा था और भेड़ियों का दिल बैठता जा रहा था। हर भेड़िए के आसपास 2 से 4 सियार रहते हैं। जब भेड़िया बच्चा शिकार फेंक देता है तो सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कुतर कर खाते हैं। वे भेड़ियों के आसपास दुम हिला हिला कर उसकी जय बोलते रहते हैं। एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, मालिक, आज आप बड़े उदास रहते हैं। भेड़िए ने कहा, तुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राज तो अब गया। सियार ने भेड़िए की चापलूसी करते हुए कहा, हम क्या जाने महाराज, हम तो आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब ऐसा समय आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेंगी।
सियार सब जानता था, लेकिन न जानने का नाटक कर रहा था। भेड़िए ने उदास होकर कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है। अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाएं भी तो कहाँ। सियार ने भेड़िए को सर्कस में भर्ती होने की सलाह दी। इस पर भेड़िया बोला कि बदनाम होने के कारण वहाँ भी उसे कोई नहीं पूछता, वहाँ तो शेर और रीछ को ही लेते हैं। सियार ने भेड़िए को अजायब घर में जाने की सलाह दी। भेड़िया बोला कि सुना है वहाँ भी जगह नहीं है, आदमी रखे जाते हैं। यह बात सुनते ही बूढ़े सियार ने ध्यान मग्न होने का अभिनय किया। फिर थोड़े समय बाद बूढ़े सियार ने कहा, मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहाँ की आसमानी बातें करता है। अरे, हमारी जाति के कुल 10% हैं और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% हैं। भला वे हमें काहे को चुनेंगे। बूढ़े सियार ने भेड़िए को धाड़स बंधाते हुए कहा कि वे खिन्न ना हो, बस उसे एक दिन का समय दे, लेकिन उन्हें उसके कहे अनुसार काम करना होगा। मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु माना और उसकी आज्ञा पालन की शपथ ली। दूसरे दिन बूढ़ा सियार अपने साथ 3 रंगे हुए सियार को लेकर आया, एक पीला, एक नीला और एक हरा। फिर बूढ़े सियार ने भेड़िए के मस्तक पर तिलक लगाया, गले में कंठी पहनाई, मुंह में घास के तिनके खोस दिए। बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, अब आप पूरे संत हो गए, अब आप भेड़ों की सभा में चलेंगे, मगर 3 बातों का ख्याल रखना। पहली, अपनी हिंसक आंखों को ऊपर मत उठाना। दूसरी, हमेशा जमीन की तरफ देखना और कुछ बोलना मत, नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। और तीसरी, वहाँ बहुत सी भेड़ें आएंगी, सुंदर सुंदर, मुलायम मुलायम, तो कहीं किसी को तोड़ के मत खाना। भेड़िए ने पूछा, लेकिन ये रंगे सियार क्या करेंगे, ये किस काम आएंगे। बूढ़े सियार ने समझाया कि उनका सारा प्रचार वे रंगे सियार ही करेंगे, उन्हीं के बल पर वे चुनाव लड़ेंगे। पीला सियार बड़ा विद्वान, विचारक, कवि तथा लेखक है। नीला सियार नेता और पत्रकार है तथा हरा धर्मगुरु का रूप धारण किए हुए हैं। बूढ़े सियार के कहे अनुसार वे एक स्थान की ओर चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच संत के वेश में भेड़िया सिर झुकाए विनय की मूर्ति बना चल रहा था। एक स्थान पर हजारों भेड़ों का झुंड संत के दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहा था। बूढ़े सियार ने संत के आने की खबर पहले ही फैला दी थी। उस स्थान पर पहुंचकर चारों सियारों ने भेड़िए की जय जयकार की, लेकिन भेड़े भेड़िए को देखते ही बोली, अरे भागो, यह तो भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोका और समझाया कि अब उन्हें भेड़िए से डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। वे 7 दिनों से घास खा रहे हैं, रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन नीचे किए विनय की मूर्ति बने बैठे थे। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। बूढ़े सियार ने भेड़ों को बताया कि भेड़िया संत भावुक हो जाने के कारण बोलने में असमर्थ है तथा रंगे सियारों की हुआ चिल्लाने का अर्थ बूढ़े सियार ने इस प्रकार समझाया। वे कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे पृथ्वी पर भेड़िया। पीला सियार बोला,
हे भेड़िया जी महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती हैं, सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, पवन आप पर पंखा करती है और रात्रि में आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है। हे विराट, आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम है। नीला सियार बोला, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ कोमल है, निर्बल है, अपनी रक्षा नहीं कर सकती। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनकी हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, वह भी तुम्हारे भाई है। आप एक ही जाति के हो, तुम भेड़ और वह भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया जाता है कि वह भेड़ों को खाता है। हरा सियार बोला, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा, जो यहाँ दुख भोगेगा वहाँ सुख पाएगा, जो यहाँ राजा बनाएगा वह वहाँ राजा बनेगा, जो यहाँ ओट देगा वो वहाँ ओट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को ओट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, संत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपने हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। पंचायत में भेड़ों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर गए। पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की हित रक्षा को ध्यान में रखते हुए पहला कानून बनाया। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़ तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़ दी जाए। इस कहानी से मिलने वाली सीख यह है कि इस लेख का उद्देश्य हमारे देश की उस लोकतांत्रिक प्रणाली पर तीखा व्यंग कसना है, जिसमें होने वाले चुनाव में सीधी सादी एवं भोली भाली जनता का शोषण करने वाले सत्ताधारी शासक ही विजयी होते हैं, क्योंकि उनकी छत्र छाया में अपने स्वार्थों की पूर्ति करने वाले चापलूस नेता उनका झूठा प्रचार करते हैं। धन्यवाद।